दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आज यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर नंबर 3 जो है वो हुआ है। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 के बारे में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल मिलते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं अभी ये जो फर्स्ट रिएक्शन वीडियो लेकर आ रही हूँ, ये मेरे सब्जेक्ट यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल थे, लेकिन उनमें से जो पूछा गया था वो थोड़ा सा इस बार ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहे थे, ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंट को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये जो प्रश्न पत्र है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों करंट अफेयर का जो तड़का है वो बहुत ही अच्छे से लगाया गया है। और इस बार मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के इस पेपर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों इस बार एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि यू नो ऐसा हो जिसे देखकर हम कहें कि यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था, इसके बारे में तो सोचा नहीं था। इसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स ये दोनों अगर आपने किए थे तो आप आराम से कर सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर का एक प्रश्न दिखाती हूँ। कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में ई तकनीक किसानों की किस तरीके से मदद कर सकती है, इसे समझाइए। हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दोस्तों ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था जब मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ा रही थी। यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि किसान ड्रोन को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों जिस समय किसान ड्रोन को लॉन्च किया गया था उसी समय मैंने आप लोगों को ये जो हमारी कृषि है और उसमें ई तकनीकों का जो महत्व है इसे समझाया था। दोस्तों ये पूरा का पूरा आंसर हमने स्लाइड में लिखा था। अगर आप उसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी कर देते ना तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके बाद मैं चलती हूँ प्रश्न क्रमांक 6 पर। उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्म जीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। Discuss several ways in which microorganism can help in meeting the current fuel shortage। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सब बायोफ्यूल की तरफ चल रहे हैं, हम सब जैव ईंधन की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को जैव ईंधन की अलग अलग स्टेजेस भी पढ़ाती हूँ। और आप जानते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से किस तरीके से जैव ईंधन को बनाते हैं। और ये जो जैव ईंधन है इसका उपयोग हम लोग किस तरीके से हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, उसमें मिलाकर करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भाई G20 में इस बार भी कैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है। तो सूक्ष्म जीवों से ईंधन कैसे बनाते हैं ये सब हमने अच्छे से पढ़ा है, डीप में पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों अगला ये जो प्रश्न है ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन आप जानते हैं मैं हमेशा कहती हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी का ही एक हिस्सा है। बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप भारत के बांधों के ही उदाहरण देते, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ आप भारत के बांधों का ही उदाहरण दीजिए। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस किया है। इवन मैंने आप लोगों से कहा है कि आपको इंटरव्यूज में तक ये प्रश्न आ सकते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैसे जवाहरलाल नेहरू बांधों को, जल विद्युत परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। आप लोग सारे बांधों के बारे में जानते हैं। इवन हम लोगों ने स्लाइड्स में बहुत अच्छे से कई उदाहरणों के साथ लिखा है कि किस तरीके से ये जो डैम है ये हमारे देश के विकास के लिए, इस दुनिया में हर देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसी तरीके से ये जो बांध है अगर ये कभी भी विफल हो जाते हैं तो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़े स्तर पे संपत्ति का, लोगों की जीवन का नुकसान होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, तेल प्रदूषण। तेल प्रदूषण क्या है? व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन? समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र पर इसके क्या प्रभाव है? भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है? दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि रशिया की जो अंबरनाया नदी है उसमें किस तरीके से ऑयल स्पिल हो गया था।
उसकी वजह से ना केवल अंबर नायर नदी न्यूज में आ गई थी, बल्कि मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से नदियों में, समुद्रों में जब तेल फैल जाता है तो किस तरीके से तेल प्रदूषण होता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कोर्स में आप लोगों ने ना केवल ऑयल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं मेरे साथ, बल्कि ऑयल ज़ैपर क्या होते हैं, किस तरीके से जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस तेल प्रदूषण के निवारण में, इसके उपाय में हमारी मदद करते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। हमारे देश में ऑयल ज़ेपर्स का उपयोग कैसे किया जाता है, इससे लेकर क्या-क्या प्रावधान है, सब कुछ हमने पढ़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑयल पॉल्यूशन, ऑयल ज़ेपर, समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र पर इसके कैसे प्रभाव होते हैं, कैसे जब पानी की परत पर तेल की परत आ जाती है तो जो सूर्य की रोशनी है वो अंदर नहीं जा पाती, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। ये सब कुछ मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों इसीलिए मैं इस बार के इस जीएस पेपर नंबर 3 में जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्न आए हैं उन्हें आसान की कैटेगरी में, इजी की कैटेगरी में ही रखूंगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। यहाँ पे दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रॉनिक वाहन कैसे योगदान करते हैं? पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको विश्व के स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में हमने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम जानते हैं कि ई व्हीकल्स कैसे काम करते हैं, हमारे देश में ई व्हीकल्स को लेकर के कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत अच्छे से चार्ट बनाकर इस चीज़ को लिखा है कि भाई किस तरीके से अगर हम लोग हमारे जो पारंपरिक ईंधन है इनका उपयोग करते हैं, हम लोग कोयले पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं और इसकी बजाय हम लोग जब ई व्हीकल्स की तरफ जाते हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ, इसके अलावा जो ई व्हीकल्स हैं इनमें हम किस तरीके से, किस स्तर तक पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से दूर रह सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगी प्रश्न क्रमांक 18 पर। यहाँ पर दोस्तों ये जो चीज लिखी गई है ये हमने 4 से ज्यादा बार डिस्कस की है। आईपीसीसी की पूरी रिपोर्ट मैंने आपको समझाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, आईपीसीसी ने वैश्विक समुद्र तल में 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का अनुमान लगाया है। सीधे ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस लगा के मैंने आपको पढ़ाया है। हिंद महासागर के क्षेत्र में और भारत और दूसरे देशों में इसके क्या प्रभाव होंगे, दोस्तों मैं आप लोगों को आज शाम तक सारी क्लासेस के स्क्रीनशॉट के साथ हिंदी में मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दूंगी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। हमने स्लाइड में सब कुछ पढ़ा था, मुझे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इसके अलावा जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उसमें हमने पढ़ा है कि अरब सागर में अब चक्रवात ज्यादा क्यों आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से। हमने यहाँ पे आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसके जो अंडरलाइन कर करके मैंने आपको उसका जो डेटा है उसने जो कहा है वो सब कुछ याद करवाया था, आपको नोट्स बनवाए थे और आपको समझाया था कि कैसे अगर समुद्र तल बढ़ता है तो किस तरीके के नुकसान होंगे, सुनामी और चक्रवात से लेकर हमने बाढ़ तक सब कुछ डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो आप लोगों को पेपर देखने को मिल रहा है, जीएस पेपर नंबर 3 में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जितने भी प्रश्न है इसका फर्स्ट रिएक्शन मेरी तरफ से बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ इस पेपर को देख के, क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें मैं आपसे कहूँ कि यार इसमें सोचना पड़ता। जस्ट आप ये प्रश्न देखकर आई थिंक मेरे जितने भी लर्नर है वो स्माइल कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपने आंसर्स लिखे होंगे। दोस्तों अगर आप अगली बार यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में उतरने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 18 सितंबर रात 9 बजे से मेरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का नया बैच शुरू हो रहा है और इस बार भी हमेशा की तरह मैं आपको बेसिक्स के साथ डायनामिक चीजें साथ में समझाने वाली हूं। तो अगर आप अभी तक अनअकैडमी प्लस में नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों यूज कीजिए मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23 और एनरोल कीजिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी के इस प्लस कोर्स में और मेरे साथ शुरुआत कीजिए कल से ही। थैंक यू।